जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 जय प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये प्रश्नोत्तर आपकी बुक में दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से समझें। समझने के बाद आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें, जिससे कि आपको परीक्षा के समय में रिवीजन करने में आसानी हो और आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। तो आज की कक्षा में मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, मध्य प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। चलिए पहला प्रश्न, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव परिसंचरण तंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में हमें यहाँ लिखना है। मानव परिसंचरण तंत्र का पहला मुख्य घटक है हृदय, हार्ट। हार्ट एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से एकत्रित करने के लिए पंप करने का कार्य करता है। क्या करता है यह रक्त को पंप करता है। हार्ट का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। तो देखें किस तरीके से ये काम करता है। हृदय शरीर के भिन्न भिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन रक्त ग्रहण करता है। कहाँ ग्रहण करता है? ये दाएं अलिंद में ग्रहण करता है। यह रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला जाता है और दाएं निलय से यही अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन विहीन रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ चला जाता है? लंग्स में जाता है, फुफ्फुस में जाता है, फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन युक्त होने के लिए। वहां गया, ऑक्सीजन युक्त हुआ। ऑक्सीजन युक्त होने के बाद रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ आ जाता है? बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय में आया और बाएं निलय से यह रक्त हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में, शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो इस तरह से रक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। तो हृदय का काम क्या हुआ? यह शरीर के विभिन्न भागों को रक्त भेजने का एवं एकत्रित करने का कार्य करता है। अगला देखें, रक्त। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो विभिन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, विभिन्न एंजाइम, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। कौन करता है? ये रक्त करता है। रक्त के भी विभिन्न घटक हैं। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये इनके घटक हैं और रक्त जो है मुख्य रूप से परिवहन माध्यम का कार्य करता है। तीसरा, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ये जो रक्त है, ये एक स्थान से, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाता है? तो इसके लिए रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। ये रक्त वाहिकाएं रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन करती हैं। रक्त वाहिकाओं में मुख्य रूप से जो दो प्रकार हैं वो हैं धमनी और शिराएं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और शिराओं में ऑक्सीजन विहीन रुधिर बहता है। इनके अपवाद भी हैं, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो इस तरीके से ये जो तीन मुख्य घटक हैं, एक और घटक है लसिका भी है। तो ये मानव परिसंचरण तंत्र के विभिन्न घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?
तो स्तनधारियों तथा पक्षियों को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि हमें हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? श्वसन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है, और श्वसन की प्रक्रिया के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब इस उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब ये दोनों रुधिर अलग अलग होंगे तभी हमें उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी और हमारे शरीर को ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो पाएगी। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक क्या हैं? जो उच्च संगठित पादप हैं उनमें वहन तंत्र क्या है, वैस्कुलर सिस्टम क्या है, उसके मुख्य घटक क्या हैं? तो पादप में वहन तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं, जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन से घटक हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा जो जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है उसका परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। प्रायः बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम जल और खनिज लवण का करता है या फ्लोएम करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जाइलम क्या करता है। जा के पहले अक्षर को देखिए, क्या है ये? जाइलम के पहले अक्षर को देखिए, जा, और जा से होता है जल, और जल के साथ खनिज लवण होंगे। तो आप यहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि जाइलम के पहले अक्षर को देख लीजिए, ये है जा, जा का मतलब है जल, और जाइलम क्या करेगा? जल का परिवहन करेगा, और जल का परिवहन करेगा तो जल के साथ खनिज लवण भी आप जोड़ लेंगे। तो जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अब जब जाइलम का कंफर्म हो गया कि यह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है, तो अब दूसरा फ्लोएम है, तो फ्लोएम निश्चित रूप से भोज्य पदार्थों का संवहन करेगा। तो फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का और जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है, और ये दोनों वैस्कुलर सिस्टम के परिवहन तंत्र के मुख्य भाग हैं। ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं। अगला प्रश्न, पादप में जल और खनिज लवणों का वहन कैसे होता है? तो इसका उत्तर सिंपल, पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अगला प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण संवहन ऊतक फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है? देखें, हीमोग्लोबिन का सबसे पहले कार्य देख लेते हैं। क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, अर्थात रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है यह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब यदि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के कारण श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया किसके कारण होती है? किसकी उपस्थिति में? तो श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब यदि ऑक्सीजन ही ना पहुंचे तो क्या होगा? या ऑक्सीजन कम पहुंचे तो क्या होगा? ऊर्जा की मात्रा हमें कम मिलेगी, श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि श्वसन की क्रिया किसके कारण हो रही है? ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब यदि ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो श्वसन की क्रिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी। कम ऑक्सीजन आएगा तो श्वसन की क्रिया कम होगी, और ये श्वसन की क्रिया कम होगी तो ऊर्जा भी हमें कम मात्रा में मिलेगी। इसलिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे कोशिकाओं तक पहुंचे, इसके लिए हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी से हमें क्या होगा? ऑक्सीजन की
कम मात्रा मिलेगी, श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी और हमें कमजोरी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की कम मात्रा मिलेगी। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है? दोहरा परिसंचरण का मतलब है मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। कितनी बार? 2 बार हृदय में जाता है। इसको अभी आगे और चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक बार ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है। इसके बारे में मैं शुरू में ही बात कर चुका हूं आपसे कि हृदय में 2 बार रक्त आता है। एक बार हमारे शरीर से, शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रक्त आता है और वह कहाँ चला जाता है? शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़ों से वह ऑक्सीजन युक्त होकर आता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में रुधिर 2 बार आता है और ये जो 2 बार आता है इसे ही हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त को रोकने में सहायक होता है। क्या करता है यह रोकने में, दोनों को मिलने से रोकने में सहायक होता है, जिससे कि हमें उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी को देख लें, दोहरा परिसंचरण को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताया कि जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दाएं अलिंद में आता है। पूरे शरीर से इकट्ठा होता है और दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में चला जाता है और दाएं निलय से संकुचन शिथिलन की यहाँ प्रक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। तो यह कहाँ आया? ये दाएं निलय में आया और दाएं निलय से यह चला जाता है कहाँ? ये चला जाता है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा लंग्स में, फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े से यह ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़े में जाकर और वहाँ से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ आ जाता है? ये आता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बायां निलय और बाएं निलय से यह पंप किया जाता है पूरे शरीर में। तो यहाँ रक्त 2 बार आया, एक यहाँ आया, ये देखिए, एक यहाँ आया और फिर दूसरी बार ये यहाँ आया। तो ये कहलाता है दोहरा परिसंचरण। और इसको यदि आपको ड्रॉ करने को कहा जाए तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बीच में यहाँ पर आपको एक हार्ट बना लेना है। ये हार्ट आपने बना लिया। अब हार्ट को आपको 2 भागों में यहाँ क्या कर देना है, ये डायग्रामेटिक बना रहा हूँ, ये 2 भागों में आपने बांट दिया। ये इस तरीके से आपने हार्ट बनाया। ये 4 चेंबर हो गए। ये क्या हुआ? यह है दायां अलिंद। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये है दायां अलिंद। ये यहाँ कर दीजिए आप दायां अलिंद। यहाँ आप लिखते जाइएगा, चित्र देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ डायग्रामेटिक रूप से कि किस तरीके से लिखना है। आप लिखेंगे ये दायां अलिंद हो गया, ये हो गया आपका बायां अलिंद। ये क्या हो गया? बायां अलिंद। आप यहाँ लिखते जाइएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया दायां अलिंद और ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, 2 हो गए। अब ये क्या होगा? नीचे वाला ये होगा दायां निलय। ये क्या है? दायां निलय है, ये बायां निलय है। ये 4 चेंबर होते हैं हार्ट में। अब देखिए रक्त कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बाएं अलिंद में कहाँ से रक्त आता है? फेफड़े से आता है। अब आपको यहाँ एक लंग्स बना लेना है। यहाँ फुफ्फुस या फेफड़ा लिख देना है। फुफ्फुस लिख दीजिए, फेफड़ा लिख दीजिए। ये हो गया फुफ्फुस। यहाँ आप लिखेंगे फुफ्फुस। ये फुफ्फुस हो गया, लंग्स है। अब लंग्स से रक्त कहाँ आएगा? देखिएगा, ये लंग्स है। लंग्स से रक्त आता है आपके बाएं अलिंद में। ये यहाँ आ गया, बाएं अलिंद में रक्त आ गया। क्लियर? ये पहला पॉइंट। अब किस तरीके का रक्त आ रहा है? तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है। कैसा आ रहा है?
ऑक्सीजन युक्त आ रहा है। इसमें क्या है, इस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आ रहा है। ध्यान रखेंगे दो ही अपवाद हैं, ये जो आपको याद रखना है। फुफ्फुस शिरा किसके द्वारा आ रहा है, यहां से ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा आता है। शिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। अपवाद है, शिराओं का अपवाद है। तो ये यहाँ से फुफ्फुस अर्थात लंग्स से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ आया, ये बाएं अलिंद में आया। तो ये ऐसा बना लेंगे आप। अब बाएं अलिंद से ये रक्त कहाँ आ जाएगा, ये बाएं निलय में यहाँ आ जाएगा। अब बाएं निलय से यही रक्त कहाँ जाएगा, ये चूंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो ये पूरे शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, शरीर के विभिन्न भाग में जाएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से इसको बनाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा शरीर के विभिन्न भाग। ये क्या लिखेंगे यहाँ, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। और ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच गया, यहाँ इसका ऑक्सीजन का उपयोग होगा, श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया के बाद यहाँ से अब ऑक्सीजन विहीन रक्त होगा ये। तो ये जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ जाता है, हमको पता है दाएं अलिंद में जाता है। तो ये यहाँ जाएगा, ये देखिए ये कहाँ गया, दाएं अलिंद में चला गया। यह ऑक्सीजन अब कैसा रक्त हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन विहीन रक्त है, विऑक्सीजनित रक्त है। ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन विहीन रक्त है, ये ऑक्सीजन विहीन रक्त है। शरीर में इसका उपयोग हो गया श्वसन की क्रिया में। अब यहाँ से ये रक्त कहाँ पहुँच जाएगा, दाएं अलिंद में पहुँच जाएगा। अब दाएं अलिंद से ये रक्त फिर कहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन विहीन रक्त है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये रक्त आएगा कहाँ, दाएं निलय में आएगा। ये निलय है, दायां निलय है, दाएं निलय में आएगा। अब दाएं निलय से ये रक्त फिर कहाँ से निकलेगा, देखिएगा ये दाएं निलय से ये रक्त फिर जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन विहीन है इसलिए यह रक्त कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए यहाँ से ऐसे निकला और ये कहाँ जाएगा, ये फुफ्फुस में या फेफड़े में जाएगा और फेफड़े में जाके यह क्या करेगा, यह ऑक्सीजन युक्त होगा। तो यहाँ से देखिए ये रक्त यहाँ से ये निकला और कैसा रक्त है ये रक्त है डीऑक्सीजनेटेड विऑक्सीजनित रक्त है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, किसके द्वारा जाता है, अब यहाँ देखिएगा ये चूंकि ऑक्सीजन विहीन रक्त है लेकिन जाएगा ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लेकिन ये जो फुफ्फुस धमनी है ये जो इसको लेके जा रहा है, ये फुफ्फुस धमनी, ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी जो इसको लेके जा रहा है ये क्या है, यह है फुफ्फुस धमनी जो कि अशुद्ध रक्त का वहन कर रहा है। तो ये अपवाद है दोनों, यहाँ से ये जो लेके जा रहा है ये फुफ्फुस धमनी, ये भी अपवाद, और यहाँ से ये जो लेके आ रहा है ये भी अपवाद। तो ये दोनों अपवाद हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, दोहरा संचरण है। तो दोहरा संचरण आपको इस तरीके से बनाना है। ये आप अच्छे से यहाँ एरो भी आपको दिखाना पड़ेगा। एरो का मतलब आप एरो से बता सकते हैं कि कौन किस की दिशा किस ओर है। ये क्लियर हो गया है आपका। अब इसी को हम एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपके समझ में दोहरा परिसंचरण बहुत अच्छे से आ जाए। दोहरा परिसंचरण के लिए अभी हमने चित्र के माध्यम से देख लिया, चित्र आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब आपको बताता हूं कि आपको इसमें लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए अब आपको देखना होगा, अच्छे से समझिएगा कि लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना। आपकी कॉपी तैयार रखिएगा, ये चित्र बनाइएगा और फिर इसके बाद आपको इसमें लिखना है। चित्र तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। अब चित्र समझने के बाद देखिएगा कि ये यहां से शुरू करते हैं हम, कहां से, फुफ्फुस से शुरू करते हैं। अब क्या है, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर,
फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित बाएं अलिंद में आता है। यह रक्त फुफ्फुस से कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो है वो शिथिल रहता है। अब अगला कोष्ठ जो है ये बायां निलय, ये क्या है? बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है। जब यह फैलेगा तो यह संकुचित होता है, जिससे अब रक्त यहां से कहां आ गया? यहां आ गया, इसमें आ गया, निलय में आ गया। अब अपनी बारी आने पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, यह क्या होता है? संकुचित होता है। जब यह संकुचित होता है तो यह रक्त क्या होता है? यह रक्त शरीर में पंप हो जाता है। ये देखिए, ये रक्त यहां से शरीर में पंप हो जाता है। अब ये यहां से पंप हो गया। अब ऊपर वाला जो दायां अलिंद है, ये देखिए, ये क्या है? दायां अलिंद। अब ये दायां अलिंद फैलता है, तो जब ये दायां अलिंद फैलेगा तो ये जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है यह यहां आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दाएं अलिंद में आ जाता है। और दाएं अलिंद जो है यह रक्त को कहाँ भेज देता है? ये दाएं अलिंद से यहाँ ये वाले चैम्बर में आ जाता है। इसको कहते हैं दायां निलय। ये दाएं निलय में आ गया और यह दाएं निलय में आने के बाद, ये दाएं निलय में आ गया। अब दाएं निलय में आने के बाद यह रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए या रुधिर को ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पंप कर देता है? फुफ्फुस में या लंग्स में पंप कर देता है। इस तरीके से लंग्स में चला गया। तो यहाँ हमने देखा कि रक्त हृदय में 2 बार आता है। एक ये शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा होकर यहाँ आता है और दूसरा फुफ्फुस से होकर यहाँ आता है। तो ये रक्त 2 बार आता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जा से जल होता है, अर्थात जाइलम क्या करता है? जाइलम पादपों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का पत्तियों तक और पौधों के विभिन्न भागों तक संवहन करते हैं। सिर्फ पत्तियों तक संवहन नहीं होता है, कहाँ? पत्तियों एवं पौधों के विभिन्न अन्य भागों तक संवहन करते हैं। जबकि फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों का पादप के विभिन्न भागों तक, पादप के जो और विभिन्न भाग हैं वहां तक संवहन, मतलब पौधे के अन्य जो विभिन्न भाग है वहां तक संवहन करता है। तो जाइलम क्या किया? जड़ से लिया, क्या लिया? जल लिया एवं खनिज लवण लिया और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया। और फ्लोएम पत्तियों में जो खाना बना, जो खाद्य पदार्थ बना, उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी एवं शिरा में क्या अंतर है? धमनी एवं शिराओं में अंतर जानना आपके लिए जरूरी है। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। धमनी की भित्ति कैसे होती है? लचीली एवं मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। ये सबसे मुख्य अंतर यहाँ देखें, इनकी जो भित्ति है लचीली और मोटी होती है धमनी की, शिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। धमनी की गुहिका सकरी होती है और शिराओं की गुहिका चौड़ी होती है। जस्ट अपोजिट, धमनी की गुहिका सकरी और शिराओं की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण यह लाल दिखाई देती है। धमनियां कैसे दिखाई देती हैं? लाल। क्यों? क्योंकि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, इसलिए यह लाल दिखाई देती हैं। और धमनी का एक अपवाद भी है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फुफ्फुस धमनी। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। शिराओं की बात करें तो शिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। और शिराओं का भी एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा।
शिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इनमें कपाट नहीं होते, बल्ब नहीं होते हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होता है। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। शिराओं का जो आयतन है वो परिवर्तित होता रहता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में रक्त जो है वह धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। कैसे? निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है शिराओं में, और धमनी में अधिक दाब से प्रवाहित होता है। तो धमनी और शिरा में अंतर आपकी एनसीईआरटी बुक के लास्ट में तो नहीं दिया है, लेकिन ये जानना जरूरी है। रक्त वाहिकाओं में इसका पूरा भाग दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप जानें और इनके अंतर को बहुत अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न उत्तर आपके समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।